नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, और इकोनॉमिक्स में आज हम हरित क्रांति को पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हरित क्रांति क्या होती है। तो यदि हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति से जुड़ी होती है प्राथमिक क्षेत्र से। आपको कभी प्राथमिक क्षेत्र कौन सा, जो कृषि वाला पार्ट होता है, उससे जुड़ी होती है हरित क्रांति। उसी हरित क्रांति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्राथमिक सेक्टर का, उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये होती है हरित क्रांति। तो लिखेंगे, यदि हम हरित क्रांति की बात करें तो हम इसे दो रूपों में पढ़ेंगे भाई। हरित क्रांति को पढ़ेंगे हम दो रूपों में। किस तरह से? यदि बात करें हरित क्रांति की, तो एक तरह से पढ़ेंगे हम इसे विश्व में, और दूसरा पढ़ेंगे हम इसे भारत में। अच्छा, ये बात हमने कहा। तो यदि हम बात करें विश्व में हरित क्रांति, अब मैंने आपको तो बता दिया हरित क्रांति क्या होती है। कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं हरित क्रांति के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाया जाता है। दूसरा, जो रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बात करें हरित क्रांति की विश्व में, तो ये 1940 से लेकर 1940 से 1960 तक विश्व के अंतर्गत चली। विश्व में भारत 1940 से 1960 के अंतर्गत चली, और भारत में यदि बात करें तो 1966 और 67 में आई थी। दो रूपों में चली हुई, 1966 और 67 पहली हरित क्रांति। यदि बात करें दूसरी बार तो 2005 और 6 में चली थी। 2005 और 6 में चली थी। तो भारत में दो भागों में बटकर चली, एक बार 1966-67 में, फिर 2005 और 2006 में दूसरी बार क्रांति आई। अब यदि बात करें विश्व के अंतर्गत हरित क्रांति, लिख लेंगे इसको एक पॉइंट बना करके, हेडिंग डालेंगे विश्व में हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति आई थी 1940 से 1960 तक। आपका भैया कारण बताओ, 1940 से पहले क्यों नहीं आई, 1960 में ही क्यों आई? तो देखिए, 1940 से 1960 तक इसलिए आई, आपने नाम सुना होगा 1930 की मंदी का, जो वैश्विक मंदी का दौर था 1930 में आया। 1930 से 35 तक तो पूरी अर्थव्यवस्थाएं डाउन हो चुकी थी, और जो अर्थव्यवस्थाएं जब डाउन हो गई, सभी सेक्टर अर्थव्यवस्था के डाउन पहुंच गए, तो एक क्षेत्र नजर आया कृषि का, कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, यदि इसका सहारा लेंगे तो अर्थव्यवस्थाएं क्या होंगी, दोबारा से उभर जाएंगी। इस प्राथमिक क्षेत्र में विश्व के अंतर्गत हरित क्रांति चालू हुई। किसने शुरू किया भैया? ये तो नॉर्मन बोरलॉग नाम के व्यक्ति थे। किसने शुरू किया? ये नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग मूल निवासी कहाँ के थे? मैक्सिको के। मैक्सिको में नागरिक अमेरिका। बताऊंगा इस लाइन को भी आपको, नागरिक अमेरिका। देखिए, जो नॉर्मन बोरलॉग थे, ये मूल रूप से रहने वाले थे मैक्सिको के मूल रूप से रहने वाले थे, लेकिन बाद में जाकर के बस गए अमेरिका में। तो इस कारण अमेरिकी नागरिक हुए, और मूल निवासी कहाँ के हुए? मैक्सिको के। बात आपको समझ में आई नॉर्मन बोरलॉग के बारे में? इन्हीं को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी।
अब इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, इन्होंने बताया कि यदि हम कृषि के अंतर्गत हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करेंगे और सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं अर्थव्यवस्था वो कहोंगी काफी उभर जाएगी। तो यहाँ से केवल इतना ही पूछा था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपको लगा देना नॉर्मन बोरलॉग। समझ में आई बात है। मूल रूप से रहने वाले मैक्सिको के थे लेकिन अमेरिकी नागरिक थे और इन्होंने विश्व में हरित क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे और लिखेंगे अपना। अब चलेंगे भारत में हरित क्रांति, कहाँ पर, भारत में हरित क्रांति, नेक्स्ट पॉइंट डाल देंगे। अब इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति 1966 और 67, ये सन बहुत पूछा जाता कि भारत में हरित क्रांति कब से कब तक हुई। तो 1966 में भारत में अंतर्गत हरित क्रांति आई और 1967 तक इसे चालू कर दिया गया। कौन ने कहा, तो भारत के अंतर्गत एक व्यक्ति थे एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन जी। लिख लेंगे इस पॉइंट को। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाएगा भाई, एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना एमएस स्वामीनाथन को इतना पूछा है किसको भारत के अंतर्गत हरित क्रांति के जनक माना जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। और यदि दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, आप उसको भी लिख लेना। उत्तराखंड के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी है पंडित गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को भारत में हरित क्रांति का जन्मस्थली माना जाता है। एक एग्जाम में पूछा गया कई बार कि भैया भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको याद करके चले जाएंगे एमएस स्वामीनाथन को, लेकिन यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं देखते। तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, हरित क्रांति की जन्मस्थली, जन्मस्थली भारत में किसे माना जाता है भाई, भारत में माना जाता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। तो यहाँ से दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन साहब थे। दूसरा क्वेश्चन आएगा, भारत में हरित क्रांति के जो जन्मस्थली वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है भैया पंडित वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड को भारत के अंतर्गत हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। आप कहोगे अच्छा नहीं, मैंने कहा भाई यहाँ से इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तीसरा जो फोकस है वो लिख लेंगे, हरित क्रांति के अंतर्गत किन क्षेत्रों पर, तो लिखेंगे हरित क्रांति के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर योगदान, मतलब फोकस ज्यादा किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया। हरित क्रांति में 3 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो 3 फैक्टर कौन से थे, जिन 3 बिंदुओं पर ज्यादातर ध्यान दिया गया, तो लिखेंगे उन 3 बिंदुओं के बारे में। जिनमें पहला क्या था, हाइब्रिड बीज, पहला क्षेत्र था वो था हाइब्रिड बीज।
भाई जब हाइब्रिड बीज होंगे हमारे पास में तो अधिक क्या होगा भैया, जल्दी फसलें उत्पादन होगा और अधिक फसलें होंगी। तो क्या होगा, हाइब्रिड बीज। दूसरा लिखेंगे सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था। और तीसरा लिखेंगे यहाँ पर, दूसरी सिंचाई व्यवस्था हुई। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होगा, जो तीसरा पॉइंट है वो लिखेंगे रासायनिक उर्वरक, रासायनिक। आप कहोगे भैया एक मिनट, हाइब्रिड बीज समझ में आया, सिंचाई व्यवस्था समझ में, रासायनिक उर्वरक की क्या जरूरत पड़ी। तो रासायनिक उर्वरक के जरिए अधिक उत्पादन किया गया और भूमि का दोहन किया गया। इस रासायनिक उर्वरक के कारण ही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा सेक्टर जो क्षेत्र था, भूमि थी, वो बंजर हो गई अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने के कारण। तो यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं बिंदु से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अब यदि हम बात करें अन्य पॉइंट की, तो एक पॉइंट लिखेंगे भारत में हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। लिखना भाई, भारत में हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। आप कहोगे भैया एक बात बताओ, हमारा भारत पहले से ही इन चीजों का निर्यात करने वाला है, प्राचीन काल से ही खाद्य पदार्थों का निर्यात करने वाला, फिर हमें क्यों जरूरत पड़ी किसकी, हरित क्रांति के अंतर्गत क्रांति लाने के लिए। तो देखिए उसके महत्वपूर्ण कारण थे, उसके कई महत्वपूर्ण कारण थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखना उसका जो पहला महत्वपूर्ण कारण था वो था भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध पहला कारण था। दूसरा कारण था भारत पाक युद्ध। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ और दूसरा था भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। और उसके बाद एक कारण था भैया सूखा। सूखा पड़ना। अब देखना जो हमारा भारत है, भारत का आज भी हम बहुत सारा पार्ट देखेंगे तो वो लगभग भारत की जो कृषि है ना, देखने की तरफ जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि की 2025 की जो स्थिति है उसको बता रहा हूँ मैं किस प्रकार से बनी हुई है। जो भारत की 2025 की कृषि की स्थिति बनी हुई है तो लगभग 45% कृषि है भैया संसाधनों पर निर्भर। अब देखना 45% तो संसाधनों पर निर्भर होगी, वहीं पर जो बची हुई 55% कृषि है भारत की, वो किस पर निर्भर है, वो जलवायु या मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून अच्छा आएगा तो ही भारत के अंतर्गत अच्छी कृषि होगी। रीजन तो ये था जलवायु परिवर्तन हुआ और सूखा पड़ गया। और वैसे ही भारत की स्थिति इस प्रकार की है आज भी 2025 के अंतर्गत 45% कृषि संसाधनों पर निर्भर है और 55% कृषि निर्भर है जलवायु के सॉरी मानसून के ऊपर। तो उस समय की तो और भी भयावह हालत हुए होंगे, सूखा पड़ा। उसके बाद भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में। पहले युद्ध जो होता है उसके अंतर्गत सभी संसाधनों को युद्ध के अंतर्गत झोंक दिया जाता है, तो खाद्य पदार्थों की वैसे भी कमी पड़ जाएगी, पहला कारण। दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, तो जो संसाधन थे वो तो युद्ध में चले गए। तीसरा सूखा पड़ गया, तो भारत को जरूरत पड़ी खाद्य पदार्थों की, अनाज की, चावल की, गेहूं की, तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई। उसी समय एम.एस. स्वामीनाथन जी जो थे उन्होंने भारत के अंतर्गत हरित क्रांति को चालू किया। तो यहाँ से आपको बस समझ में आई होगी जरूरत क्यों पड़ी। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे। क्या थे ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे, इनके बारे में आपको बता दिया। आज भी भारत की जो कृषि है उसकी ये स्थिति है, यदि सूखा पड़ जाए तो 55% कृषि तो वैसे डाउन हो जाएगी। तो स्थिति डाउन होगी या नहीं। अब लिखेंगे भैया
हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव, हरित क्रांति का सर्वाधिक, ये एग्जाम में पूछा था सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो कौन सा क्षेत्र था हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, तो वो कई सारे क्षेत्र थे, जैसे लिख लेंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम यूपी। यहाँ से बातें आपको समझ में आई। और इसी कारण दक्षिण भारत के अंतर्गत हरित क्रांति का ज्यादातर प्रभाव नहीं पड़ा है, नगण्य ही रहा। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम यूपी, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव प्रॉपर रूप से पड़ा। तीसरा लिखेंगे भैया यहीं पर एक नोट पॉइंट, हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में, लिख लेना भाई, ये पूछ रहा था गेहूं के उत्पादन में 500% तक वृद्धि हुई थी, 500% वृद्धि हुई। हरित क्रांति के बाद में जो भारत के अंतर्गत गेहूं का उत्पादन था उसमें 500% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पर चावल के उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी, चावल के उत्पादन में वृद्धि, चावल के उत्पादन में वृद्धि, तो वो 200% तक चावल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी। तो यहाँ से एग्जाम में इतने नोट पॉइंट्स है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा क्या होता है हरित क्रांति से, कहाँ से किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। तो नॉर्मल बोल लो विश्व के अंतर्गत और MS स्वामीनाथन भारत के अंतर्गत कृषि के जनक माने गए। अब देख लेंगे प्रमुख कृषि और उनके, अब लिख लेंगे प्रमुख कृषि और उनसे संबंधित व्यक्ति और क्या भैया जो उनसे संबंधित फसलें हैं। देखिए पहली चीज दी गई यहाँ पर प्रमुख क्रांति और उनके जनक, प्रमुख क्रांति और उनके जनक। अब यहाँ पर दिया है हरित क्रांति का संबंध, मैंने आपको बता दिया किससे संबंधित भैया, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का संबंध किससे था भैया, कृषि से संबंधित था, हरित क्रांति कृषि से संबंधित थी। दूसरा दिया है यहाँ पर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो आई थी वो 1975 में आई, समथिंग आई थी, 1975 में समथिंग आई थी, 1975। अमूल डेयरी जो है ना, इसी श्वेत क्रांति की देन है भारत के अंदर, गुजरात में हुई थी क्रांति। मूल रूप से कहाँ पर हुई थी ये, गुजरात में। और किससे संबंध है इसका, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है हमारी श्वेत क्रांति। यदि बात करें मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है भैया, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाएगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया ही कहा जाएगा। यही भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना नीली क्रांति। नीली क्रांति को कौन ले गए भारत के अंतर्गत, अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन नीली क्रांति को भारत के अंतर्गत ले गए। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अन्य की बात करेंगे प्रेरित क्रांति, तो ये कौन लेकर आए थे, हीरालाल चौधरी प्रेरित क्रांति को लेकर आए। स्वर्ण क्रांति कौन लेकर आए थे भैया, निरपुख तुते स्वर्ण क्रांति लेकर आए थे, या गोल्डन क्रांति कह सकते हैं इसको, गोल्डन क्रांति लेकर आए थे। किस संबंध स्वर्ण क्रांति का, सरसों से। तो पीली क्रांति भी सबसे संबंधित होगी, पीली क्रांति लेके कौन लेकर आए, वो लेकर आए थे सैम पित्रोदा। संबंध होता है इनका सरसों से, सरसों उत्पादन से संबंध होता है। और कौन सा राज्य अधिक प्रभावित रहा, तो राजस्थान। पीली क्रांति से अधिक प्रभावित राज्य था राजस्थान।
रजत क्रांति कौन लेकर आई भैया? इंदिरा गांधी लेकर आई थी। किससे संबंधित थी रजत क्रांति? अंडा उत्पादन से, अंडे के उत्पादन से संबंधित थी रजत क्रांति। वहीं पर यदि बात करें हम लाल क्रांति, तो ये लाल क्रांति जो थी इसको कौन लेकर आया था? लाल क्रांति संबंधित थी मांस व टमाटर से, मांस व टमाटर से संबंधित थी। विशाल तिवारी इस क्रांति को लेकर आए थे। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल लेकर आए थे। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल लेकर आए। संबंध था इसका प्याज, प्याज व झींगा मछली से इसका संबंध था। झींगा मछली, प्याज और झींगा मछली से इसका संबंध था। एक अन्य और क्रांति थी भाई, उसका संबंध जैसे दिख रहा है यहाँ पर, काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे था? वो था पेट्रोल उत्पादन से, पेट्रोल उत्पादन। आपने कभी किस प्रकार देखिए, जो पेट्रोल होता है उसके अंतर्गत 10% एथेनॉल मिलाया जाने लगा, इससे हमारा पेट्रोल का आयात 10% तक कम हुआ। तो काली क्रांति या कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोल उत्पादन से। यदि बात करें गोल क्रांति, देख लेंगे गोल क्रांति, एक बार काली क्रांति के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं आपको। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल के आयात को 10% तक कम करना, 10% तक कम करना। तो ये क्या था भैया? काली क्रांति से संबंधित थी। कौन था भैया? पेट्रोल उत्पादन से। बात करने के बाद गोल क्रांति की। गोल क्रांति का संबंध किससे था? वो था आलू से। गोल क्रांति वो थी आलू से संबंधित थी। यदि बात करें आलू के इतिहास की, तो भारत को मतलब भारत के अंदर जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो वो आलू की फसल को भारत में लेकर आए थे। उससे पहले भारत में आलू को कोई नहीं जानता था। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरा भाई। दोस्तों आज की क्लास में हमने अपनी हरित क्रांति, उसका इतिहास, भारत में उसकी जरूरत क्यों पड़ी और भारत के किन क्षेत्रों पर उसका अधिक प्रभाव पड़ा, कौन कौन से राज्य जो हरित क्रांति से प्रभावित हुए, प्रमुख हरित क्रांति, उनके जनक और प्रमुख हरित जो क्रांति थी वो किस फसल से संबंधित थी, उन सभी को कंप्लीट करा। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।